दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है राजनीति विज्ञान अथवा नागरिक शास्त्र से आयोजित परीक्षाओं के लिए भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम नागरिकता, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आइए देखते हैं दोस्तों आज की वीडियो का पहला प्रश्न क्या है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि मौलिक अधिकारों के बारे में आपसे ये प्रश्न है कि कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं। तीसरा है कि राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं। और चौथा है कि आपातकाल की स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो दोस्तों मौलिक अधिकारों के संबंध में जो सही कथन है वो ये हो जाएगा कि ये आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सुमेलन करना है। इसमें सूची 1 का सूची 2 से। सूची 1 में आपके अनुच्छेद दिए गए हैं और 2 में उनसे संबंधित प्रावधान। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 16(2) का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है आप दूसरे से कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश, धर्म अथवा जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 29(2) ये वर्णित करता है दोस्तों, किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संपोषित अथवा राज्य द्वारा सहायता प्राप्त जो किसी भी आधार पर शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 30(1) जो है ये अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म के आधार पर हों या भाषा के आधार पर, अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने, उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। और अनुच्छेद 31 में दोस्तों ये प्रावधान था, किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवा उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। लेकिन अब इस अनुच्छेद को निरसित कर दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। मिलान वाले में ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का तीसरा और डी का पहला। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 3 है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत ओबीसी को आरक्षण का प्रावधान संविधान में किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? आपको बताना है। ऑप्शन है देखिए, एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सकीय सहायता, कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न, पानी की गुणवत्ता को दूषित करना या फिर मृत्युदंड। तो देखिए दोस्तों, मृत्युदंड जो है वो अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है। और आप जानते हैं अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान है और इसका दायरा बहुत ही व्यापक है, इसमें मृत्युदंड शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? देखिए, संविधान के प्रति प्रतिबद्धता और उसके आदर्शों के प्रति आदर करना ये सही है। जन संपत्ति का संरक्षण करना ये भी सही है। जन निर्वाचनों में मतदान करना ये दोस्तों मौलिक कर्तव्य नहीं है। इसके अलावा वैज्ञानिक सोच विकसित करना मौलिक कर्तव्य है। तो देखिए दोस्तों, जन निर्वाचनों में मतदान करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है भारतीय संविधान के अनुसार। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों से संबंधित निम्नांकित निर्णयों का सही कालानुक्रम क्या है? इसमें विभिन्न महत्वपूर्ण वाद दिए गए हैं। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ और ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य। तो देखिए दोस्तों, सही क्रम हो जाएगा, सबसे पहले ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य, उसके बाद गोलकनाथ केस, फिर आता है दोस्तों मिनर्वा मिल्स दोस्तों यहाँ पर देखिए, उसके बाद आता है केशवानंद भारतीवाद और फिर लास्ट में मिनर्वा मिल्स 1980 में। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा डी, ए, बी और सी सही सुमेलन हो जाएगा। दोस्तों इसमें जो
आपको महत्वपूर्ण मैं बता दूं इसमें कि ये सभी केस महत्वपूर्ण हैं और इन सभी का आपको ईयर याद रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये प्रावधान है? तो उत्तर है दोस्तों अनुच्छेद 20(3) में ये प्रावधान है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो उत्तर है, सही उत्तर अनुच्छेद 20 के अंतर्गत ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा, ये अनुच्छेद 20 में प्रावधान है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी प्रत्याभूति भारतीय संविधान द्वारा नहीं दी गई है? समानता के अधिकार की दी गई है, 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा के अधिकार की, तो ये भी दी गई है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की, ये भी है, और संवैधानिक उपचारों के अधिकार की। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों सबकी गारंटी दी गई है संविधान द्वारा, लेकिन प्रश्न पूछा गया है नहीं दी गई है। तो देखिए दोस्तों 14 वर्ष की 6 से 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा के अधिकार की गारंटी पहले नहीं दी गई थी, लेकिन बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो मौलिक अधिकारों के संबंध में अनुच्छेद 21 में एक अनुच्छेद 21 क जोड़कर इसकी गारंटी दे दी गई है। तो अब शिक्षा का अधिकार जो है वो मूल अधिकार बन गया है। तो देखिए इसमें सभी कथन जो हैं सबकी गारंटी दी गई है मूल अधिकार के रूप में, कोई भी कथन ऐसा नहीं है जिसकी गारंटी भारतीय संविधान द्वारा नहीं दी गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, यहाँ पर देखिए विधि के समक्ष समता, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता और शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भारतीयों के साथ साथ यानी भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा मौलिक अधिकार बाल श्रम यानी बाल मजदूरी को प्रतिबंधित करता है? ऑप्शन देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये है दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये बाल श्रम यानी बाल मजदूरी को प्रतिबंधित करता है। और आप जानते हैं कि संविधान में अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, सुमेलन करना है सूची 1 का सूची 2 से। देखिए यहाँ पर मौलिक कर्तव्य, तो दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। दूसरा है कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, ये केशवानंद भारती केस में। मूल ढांचे का सिद्धांत यहाँ पर अब आ जाइए मिनर्वा मिल्स केस में। और इंसानों के अनैतिक व्यापार या दुर्व्यापार का निषेध, ये संविधान के अनुच्छेद 23 में किया गया है और ये शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत शामिल है। तो सही उत्तर हो जाएगा 3, 4, 1, 2, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधानों के अंतर्गत शामिल है क्या क्या चीज़ें? देखिए धर्म का प्रचार करने का अधिकार, ये शामिल है। इसके अलावा सिखों को कृपाण धारण करने और रखने का अधिकार, ये भी सही है। राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, सही है। और धार्मिक निकायों को लोगों के धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार, तो ये शामिल नहीं है। 1, 2, 3 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपको पूछा गया है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिबंध, सही है। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, सही है। अनुच्छेद 26 दोस्तों धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, ये भी सही है। और अनुच्छेद 29 शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, तो ये सही सुमेलित नहीं है क्योंकि ये व्यवस्था अनुच्छेद 30 में दी गई है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया था? तो वर्ष याद रखिएगा 1953 में दोस्तों तेलुगु भाषी राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है? देखिए, पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन, ये शामिल है नीति निर्देशक सिद्धांतों में। आजीविका के लिए समुचित संसाधनों का समान अधिकार, ये भी शामिल है। अछूत प्रथा की समाप्ति, ये नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है। कार्य करने की समुचित और मानवीय दशाएं, ये आपका नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट में शामिल नहीं है? तो ये है ऑप्शन सी, अछूत प्रथा की समाप्ति इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कथन कारण से संबंधित है। कथन है कि संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा था, तो सही है। कारण है कि अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। तो दोस्तों देखिए, कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो इसको याद रखिएगा, अनुच्छेद 14 को और अनुच्छेद 16। देखिए, समाजवाद शब्द को अनुच्छेद 14 और 16 के साथ मिलाकर पढ़ने से सुप्रीम कोर्ट को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति मिली है। अगला है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इससे वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्त स्वातंत्र्य के अधिकार का उल्लंघन होगा, ये सही है। इससे अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा, ये भी सही है। और राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है, तो ये भी सही है। तो दोस्तों यहाँ पे 1, 2, 3 तीनों ही कथन सही हैं, क्योंकि किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? तो आप जानते हैं, राज्यों की सीमाओं और नाम में परिवर्तन की शक्ति संसद को प्राप्त है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत उल्लिखित नहीं है? देखिए, लोक स्वास्थ्य में सुधार, गोवध का निषेध, नैसर्गिक स्वतंत्रता का संरक्षण और लोक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका से अलग होना। तो दोस्तों देखिए, ऑप्शन सी जो नैसर्गिक स्वतंत्रता का संरक्षण है, ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित हैं? देखिए, मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध एक शामिल है। अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये दोस्तों देखिए अस्पृश्यता का उन्मूलन, इसके अलावा अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा और कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। तो दोस्तों 1 और 4 जो है ये भारत के संविधान में अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार में शामिल हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अस्पृश्यता का उन्मूलन दोस्तों आप जानते हैं कि ये जो है अनुच्छेद 17 के तहत अलग से ये मौलिक अधिकार है। इसके अलावा अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा भी ये अलग मौलिक अधिकार है। अगला प्रश्न है, अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए कारण है कि ये संविधान में उल्लिखित होता है, तो ये सही है। ये प्रजातांत्रिक होता है, ये लोक कल्याणकारी होता है और ये व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक होता है और संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कौन कौन से कथन आपके सही हो जाएंगे। यहाँ पर 1, 4 और 5 कथन सही हैं, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा कि अधिकारों को मूल अधिकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये संविधान में उल्लिखित होता है, व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है और संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि कौन सही है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कि संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है, सही है। यस के धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषा के आधार की अपेक्षा
प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी, ये भी सही है। और तीसरा है कि पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कि ये तीनों ही कथन आपके सही हैं, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे शामिल नहीं करता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, बौद्ध को, जैन को, पारसियों को या सिखों को। तो उत्तर है ऑप्शन सी, पारसियों को दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में हिंदू शब्द में शामिल नहीं किया जाता है, बल्कि बौद्ध, जैन और सिख संविधान के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत हिंदू शब्द में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कि संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, ये सही है। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा, ये भी सही है। और इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा, ये सही नहीं है। और इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकेगा जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया है जिसके क्षेत्र सीमाओं के नाम पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों देखिए, नए राज्यों के निर्माण के संबंध में ऑप्शन सी आपका सही नहीं है, क्योंकि नए राज्यों के निर्माण के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। यहाँ पर देखिए विभिन्न रिट और उनके अर्थ दिए गए हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है सशरीर उपस्थित करना, यानी हमें शरीर चाहिए। परमादेश का मतलब है कि हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध का मतलब होता है दोस्तों अधीनस्थ न्यायालय का लेख। उत्प्रेषण का मतलब होता है पूर्णतया सूचित कीजिए। और अधिकार परीक्षा का मतलब है कि किस अधिकार से आपने ये पद या दायित्व संभाला हुआ है। तो इसमें ऑप्शन सी आपका सही सुमेलन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। दोस्तों देखिए, के.एम. मुंशी संविधान के प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे, सही है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया था, सही है। बलवंत राय मेहता रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की गई, ये भी सही है। और संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है, ये सही नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है, भारत का राष्ट्रपति नहीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निजता के अधिकार को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसे उपर्युक्त कथन सही और समुचित ढंग से अर्थ बताता है। तो उत्तर है दोस्तों निजता के अधिकार में अनुच्छेद 21 और भाग 3 में गारंटी दी गई कई स्वतंत्रताएं इसमें शामिल हैं, तब वो निजता यानी प्राइवेसी का अधिकार होता है। तो कुल मिलाकर निजता का अधिकार जीवन के अधिकार के अंतर्गत शामिल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति पर बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है कितने समय के लिए। तो ये अवधि 3 माह के लिए होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। देखिए, कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था, सही है। और 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार किया था। तो दोस्तों ए और बी दोनों ही कथन सही हैं, तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध घटित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था यदि ऐसा अपराध किसके संबंध में किया गया हो। तो दोस्तों यदि ऐसा अपराध अनुसूचित जाति के सदस्य के संबंध में किया गया है तो न्यायालय ये उपधारित करेगा कि अपराध घटित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं परंतु गैर नागरिकों को नहीं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और इसके अलावा अल्पसंख्यकों के अधिकार, देखिए ये भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं, गैर नागरिकों को नहीं। जबकि कानून के समक्ष समता और जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण ये भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों यानी गैर नागरिकों को भी प्राप्त हैं। तो यहाँ पर अनुच्छेद जो है ऑप्शन 1 और 3, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा।
उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे का फहराना किस अनुच्छेद के अंतर्गत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है? तो दोस्तों ये वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी अनुच्छेद 19(1) क के तहत जो है राष्ट्रीय झंडे को फहराना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? तो देखिए, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर सही है, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर सही है, किसी राज्य का नाम परिवर्तित करके ये भी सही है, और एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा तो ये सही नहीं है, क्योंकि राज्यों के निर्माण के लिए नाम परिवर्तन के लिए संसद जिम्मेदार है, राज्य संघ या राज्य क्षेत्र नहीं। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों सीधे सीधे तो नहीं, लेकिन समाचार पत्र और मीडिया की जो स्वतंत्रता है ये संविधान के अनुच्छेद 19(1) क में ये विशेष रूप से वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में उपबंधित है। अगला प्रश्न है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है, आपको बताना है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा कि वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत प्रवासी पाकिस्तानी प्रवासी हो गए हैं, वो दोस्तों प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं हैं। अगला प्रश्न है कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो दोस्तों शिक्षा का अधिकार जो है वो वर्तमान में ये नागरिक अधिकार है या एक तरह से कहा जाए मानवाधिकार है, और भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है, जबकि सूचना का अधिकार, काम पाने का अधिकार और मकान का अधिकार ये मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। देखिए, ये राज्यकृत के विरुद्ध गारंटी हैं, ये सही है। ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध हैं, ये भी सही है। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, तो ये सही नहीं है। और यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है, तो ये भी सही नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 सही हैं, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में। अगला प्रश्न दोस्तों कथन कारण से संबंधित है। कथन है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। इसका कारण है क्योंकि समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी, इसलिए दोस्तों असमान लोगों के लिए असमान व्यवहार या भिन्न व्यवहार किया जा सकता है। तो सही उत्तर है दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो यहाँ पर ये कथन पहले ऑप्शन ए में देता था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? तो ये है संविधान का अनुच्छेद 19। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, तो ये अनुच्छेद 23 में है, सही है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में, और शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार अनुच्छेद 31 ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार ये अनुच्छेद 30 में वर्णित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, देखिए, भारतीय नागरिकता का त्याग करता है, परित्याग करता है तब खो देगा, और स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तब भी वो भारत की नागरिकता खो देगा। इसके अलावा किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करने और सरकार की आलोचना करने पर नागरिकता नहीं खोएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, जिसमें केवल 1 और 2 सही हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने के लिए सक्षम किया है? तो ये है दोस्तों संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द,
ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना और ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना और ए बी सी सभी को मिलाकर पढ़ना। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों देखिए, भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का जो मौलिक अधिकार है, ये समाजवादी शब्द और इसके अलावा अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता और अनुच्छेद 16, इन तीनों को एक साथ मिलकर पढ़ने पर जो है ये समान वेतन का, समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार बनाया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो आप जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार जो है वो गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो उत्तर है देखिए संवैधानिक निराकरण का अधिकार, यानी कोई समस्या या कोई स्थिति, अप्रिय स्थिति आ जाने पर वो विधि के अनुरूप उसका निराकरण करवा सकता है। संवैधानिक निराकरण का अधिकार ये गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो आप जानते हैं संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो दोस्तों संपत्ति के मौलिक अधिकार को अनुच्छेद देखिए संशोधन 1978 के संविधान के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को हटाकर अनुच्छेद 300 क के तहत विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ये व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा? तो ये है अनुच्छेद 30। और अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिनमें गैर सरकारी और गैर अनुदान प्राप्त भी शामिल हैं, अन्य पिछड़े अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण की सुविधा दी गई है? तो दोस्तों ये है संविधान का अनुच्छेद 15(5). इसमें दोस्तों प्राइवेट संस्थानों में भी पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की सुविधा दी गई है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 15 का सबसेक्शन 5। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 20, 19, 18 या 17? तो सही उत्तर है अनुच्छेद 17 के तहत। अनुच्छेद 17 के तहत दोस्तों अस्पृश्यता का अंत किया गया है और इसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया गया है, जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को जो है मौलिक सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार प्रदान करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? तो 1955 के नागरिकता अधिनियम के तहत ये अवधि 7 वर्ष की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? देखिए, कानून बनाकर, इसके अलावा शिक्षा की उन्नति द्वारा, जनजागरण द्वारा या नौकरियों में प्रवेश दिलाकर। तो कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति और जनजागरण, यानी 1, 2, 3 आपका सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों, कानूनों पर प्राथमिकता देता है? तो ये है अनुच्छेद 13। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन देखिए, जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के भारतीय क्षेत्र में सम्मिलन द्वारा या भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय बैंक में धन जमा करके जो है भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। भारतीय नागरिकता जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा और किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा प्राप्त की जा सकती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो ये है शोषण के विरुद्ध अधिकारों का अनुच्छेद 24। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? तो ये है दोस्तों निजता यानी एकांतता का अधिकार। ये अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 के साथ मिलाकर पढ़ने पर एकांतता या निजता का अधिकार बनता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद 21 है। और अनुच्छेद 21 द्वारा दोस्तों विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो ये जो है विदेश यात्रा के अधिकार का भी संरक्षण अनुच्छेद 21 के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो दोस्तों आप जानते हैं कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया, लेकिन इसको कार्यरूप प्रदान करने के लिए संसद द्वारा निःशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 लाया गया, जिसको कि 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य और कितने संघ शासित प्रदेश बनाए थे? तो ये थे दोस्तों 1 नवंबर 1956 को भारत में 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र थे। अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो ये था 1956 में। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन ने राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का विस्तार किया? तो ये था दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसमें नीति निर्देशक तत्वों में कुछ और निर्देशक तत्व जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में विवाद का पहला मामला कौन सा था? तो ये था चंपकम दोरई राजन बनाम मद्रास राज्य, और ये विवाद 1951 का था, जिसमें ये विवाद उठा कि मूल अधिकार उच्च हैं या सर्वोच्च हैं या फिर नीति निर्देशक तत्व, लेकिन अंत में न्यायालय ने इसमें निष्कर्ष दिया कि मूल अधिकारों को नीति निर्देशक तत्वों पर सर्वोच्चता दी गई है। अगला प्रश्न सुमेलित करना है, देखिए अनुच्छेद 40, ये ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 41 दोस्तों काम करने का अधिकार, अनुच्छेद 44 के द्वारा समान नागरिक संहिता, और अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन के गठन की बात कही गई है। तो सीधे सीधे ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा, तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, आप जब पढ़ेंगे तो दोस्तों अस्पृश्यता उन्मूलन ये नीति निर्देशक तत्वों में नहीं बल्कि मूल अधिकारों में शामिल हैं। अन्य जो विकल्प हैं वो नीति निर्देशक तत्वों में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया था? तो देखिए, शोषण से बच्चों और वयस्कों की सुरक्षा, समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सलाह, समान आचार संहिता और उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। तो समान आचार संहिता दोस्तों ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन देखिए, संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, या ए और सी दोनों में। तो सही उत्तर है ए और सी दोनों में, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों भारत के वेलफेयर स्टेट या कल्याणकारी राज्य होने का विचार संविधान की प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों दोनों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो नहीं है वो है ऑप्शन डी, 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा। तो दोस्तों 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान मूल अधिकार में शामिल कर लिया गया है। अनुच्छेद 21 क के तहत 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान नीति निर्देशक तत्व भी नहीं है, न तो मूल अधिकार है। अगला प्रश्न है, संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है स्वीकृत करता है? बच्चों के, स्त्रियों के, जनजातियों के या दलितों के? तो सही उत्तर है बच्चों, स्त्रियों और जनजातियों के, यानी ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। 1, 2, 3 ये संविधान में बच्चों, स्त्रियों और जनजातियों के शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? मद्य निषेध, गौ संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। तो ऑप्शन डी जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा ये नीति निर्देशक तत्व नहीं है, अब ये मूल अधिकार के रूप में शामिल हो गया है।
अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है? तो दोस्तों देखिए, नीति निर्देशक तत्वों में जो निहित है वो है पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन। ये नीति निर्देशक तत्वों में शामिल प्रावधान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? देखिए, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना सही है। सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना ये भी सही है। एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, तो ये नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, तो ये दोस्तों नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य में शामिल होगा। लेकिन एक धार्मिक राज्य की स्थापना ये नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी, गांधीवादी या उपर्युक्त सभी? तो दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हमारे हैं वो इन सभी यानी समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी और गांधीवादी इन सभी भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत बाद में जोड़ा गया है? तो दोस्तों बाद में जो जोड़ा गया नीति निर्देशक सिद्धांत है वो है हमारा मुफ्त कानूनी सलाह यानी निःशुल्क विधिक सहायता। ये बाद में जोड़ा गया नीति निर्देशक तत्व है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? तो ये अनुच्छेद 43A के द्वारा। और भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो ये व्यवस्था की गई है न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में भी कहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो संविधान के जो है दोस्तों देश के शासन के लिए आधारभूत हैं। अगला प्रश्न है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? तो दोस्तों ये मूल कर्तव्यों में तीसरे स्थान पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? तो आप जानते हैं दोस्तों 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की अनुशंसाओं के आधार पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य रहे हैं? तो देखिए दोस्तों AR अंतुले, SS रे और CM स्टीफन ये स्वर्ण सिंह कमेटी के सदस्यों में थे। यानी दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका A, B और D, ऑप्शन C सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में कौन सा कर्तव्य शामिल नहीं है आपको बताना है। तो याद रखिएगा दोस्तों अस्पृश्यता मिटाने का प्रयास करें, ये मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है। जबकि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को सजोना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास ये मूल कर्तव्यों में शामिल है। जबकि अस्पृश्यता को मिटाने की ओर प्रयास करें ये शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, ये उपबंध संविधान के किस भाग में किया गया है? तो सही उत्तर है मूल कर्तव्य। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, देखिए भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो देखिए लोक चुनाव में मतदान करना ये मूल कर्तव्य नहीं है। जबकि वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और संविधान के प्रति निष्ठावान रहना, उसके आदर्शों का सम्मान करना ये मूल कर्तव्य है। लोक चुनाव में मतदान करना मूल कर्तव्य नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A यानी मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? तो देखिए अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना ये मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये नैतिकता आधारित है और हमें अपने माता पिता और गुरुजनों का आदर करना चाहिए, भले ही ये भारतीय संविधान के भाग 4 में मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? देखिए राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और की रक्षा करना, प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना। तो दोस्तों देखिए राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना ये अनुच्छेद 49 के तहत नीति निर्देशक तत्व है, मूल कर्तव्य नहीं है।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है? देखिए, मिश्रित संस्कृति की और समृद्ध विरासत की रक्षा करना, ये आपका शामिल है। देखिए, इसके अलावा सामाजिक अन्याय से कमज़ोर वर्गों की रक्षा करना, ये शामिल नहीं है। वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास, ये शामिल है। और व्यक्तिक और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में दोस्तों उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न। तो 1, 3 और 4 यानी ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा और ये सभी उपबंध मूल कर्तव्यों में शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है? तो देखिए, ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, ये मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है, क्योंकि ये अनुच्छेद 40 के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे? तो आप जानते हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे, लेकिन वर्तमान में मूल कर्तव्य जो हैं वो उनकी संख्या 11 हो गई है। आपको बताना है कि 11वां मूल कर्तव्य कौन सा है और इसे कब इनमें जोड़ा गया था। ये था आज का वीडियो दोस्तों। इसमें हमने देखा भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकता, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए अति संभावित और महत्वपूर्ण हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विस को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।